बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन आपका लेक्चर बिजनेस लॉ क्लास BBA 6 सेक्शन ए और बी के लिए हाजिर है। आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि रेलेवेंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। और इसके लिए आपको सेक्शंस रीड करना पड़ेंगे, सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 48 फैक्टर्स एक्ट 1934 का। और ये दो लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन लिंक्स से आप ये सेक्शंस रीड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर चैप्टर नंबर 4 रिस्ट्रिक्शंस ऑन वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स। सेक्शन 34 ये कहता है कि वीकली आवर जो होंगे किसी भी फैक्ट्री में, अगर वो सीजनल फैक्ट्री नहीं है तो वो 48 आवर्स होंगे एक वीक में। कोई भी वर्कर 48 आवर्स एक वीक में किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है। और अगर वो सीजनल फैक्ट्री है तो 50 आवर्स एक वीक में उससे काम लिया जा सकता है। जनरली 48 आवर्स हैं किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए वीकली। और अगर वो सीजनल फैक्ट्री है उस सूरत में 50 आवर्स में वो शख्स जो है वो काम कर सकता है, एक वीक में 50 आवर्स के लिए काम कर सकता है। यहाँ पे फर्दर एक कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई टेक्निकल रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस की वजह से किसी भी वर्कर को 56 आवर्स काम करने के लिए एक वीक में कहा जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल मामला है। हमने यहाँ पे तीन बातें डिस्कस की हैं। पहली, जनरल 48 आवर्स एक वीक में किसी वर्कर से काम लिया जा सकता है। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि अगर वो सीजनल फैक्ट्री है तो वहाँ 50 आवर्स जो है वो एक वीक में वर्कर से काम लिया जा सकता है। और अगर कोई टेक्निकल रीजंस हैं तो उन टेक्निकल रीजंस की ग्राउंड्स पे किसी वर्कर से 56 आवर्स एक वीक में काम लिया जा सकता है। ये कंडीशन है बेसिकली। सेक्शन 35 जो है ये वीकली हॉलीडेज से मुतल्लिक डिस्कस करता है। कोई भी एडल्ट पर्सन जो है या एडल्ट वर्कर किसी फैक्ट्री में अपॉइंट किया गया है, वो संडे को काम करने के लिए पाबंद नहीं है, उसको संडे को काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे फर्दर कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, और वो एक्सेप्शंस ये हैं कि he had or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after that Sunday। अगर किसी फैक्ट्री में काम की नोयत ऐसी है कि संडे को काम करना पड़ता है तो वो संडे को वर्कर काम तो कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है फैक्ट्री के ऑनर के लिए या फैक्ट्री के ऑक्यूपायर या मैनेजर के लिए कि वो उसको अल्टरनेटिव हॉलीडे दे। और वो जो हॉलीडे होगी वो संडे के बाद जो 3 दिन है, संडे के बाद जो 3 दिन है, उन 3 दिनों में कोई ना कोई हॉलीडे जो है उसके लिए अल्टरनेटिव हॉलीडे अरेंज करते हैं। सेकंड एक्सेप्शन इसमें जो है वो ये है कि वो एक नोटिस डिलीवर करेगा इंस्पेक्टर को, जो इंस्पेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में। उस इंस्पेक्टर को वो नोटिस डिस्कस उस सॉरी उस इंस्पेक्टर को नोटिस जो है वो डिलीवर किया जाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि जो वर्कर है वो रिक्वायर्ड है काम करने के लिए संडे वाले दिन। और उसका सब्स्टिट्यूट भी बताया जाएगा कि किस सब्स्टिट्यूट डे में उसको छुट्टी दी जाएगी। यानी इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा कि वर्कर से हम काम ले रहे हैं संडे को, लेकिन हम उसको एक सब्स्टिट्यूट डे में छुट्टी देंगे। वो सब्स्टिट्यूट डे कौन सा होगा, नोटिस में ये लिखना ज़रूरी है। और इसके बाद वो जो नोटिस है वो डिस्प्ले किया जाएगा फैक्ट्री में। और फर्दर कंडीशन इसमें ये है कि प्रोवाइडेड दैट नो सब्स्टिट्यूशन शैल बी मेड which will result in any worker working for more than 10 days consecutively without a holiday for a whole day। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि 10 दिन से ज़्यादा जो है कंसेक्यूटिव बगैर हॉलीडे के किसी वर्कर से काम नहीं लिया जाएगा। यानी अगर एक वर्कर 10 दिन तक काम करता है मुसलसल बगैर हॉलीडे के, तो 10वें दिन के बाद उसको जो है वो छुट्टी लाजमी दी जाएगी।
सेक्शन 35A कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज से रेलिवेंट है और इसमें ये सर्कमस्टांसेस क्लियर बताए गए हैं. ही शैल बी अलाउड एज सुन एज circumstances permit compensatory holidays of equal number to the holidays so lost. अगर फैक्ट्री में काम ज़्यादा है और वर्कर जो है उसको वीकली हॉलीडे नहीं मिल रही और वो मुसलसल काम कर रहा है, लॉ ये कहता है कि जितनी उसकी हॉलीडेज लॉस्ट हो जाएंगी, जैसा कि अंडरलाइन किया हुआ है और बोल्ड किया टेक्स्ट को, इसको आप देख सकते हैं कि जो हॉलीडेज वर्कर की लॉस्ट हो जाएंगी उसके अल्टरनेटिवली उसको जो है वो हॉलीडेज दी जाएगी और उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा. यानी अगर एक मंथ में 4 हॉलीडेज बनती हैं तो 4 हॉलीडेज के हिसाब से जो है उसको हॉलीडेज मिलेंगे. डेली आवर्स सेक्शन 36. सेक्शन 36 ये कहता है कि किसी भी एडल्ट को एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता. यानी किसी भी वर्कर को जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है एक दिन में वर्किंग के लिए वो 9 आवर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते गया है. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो ये कि जो मेल वर्कर एडल्ट वर्कर काम कर रहा है एक सीजनल फैक्ट्री में, वो 10 आवर्स के लिए जो है वो काम कर सकता है किसी भी सीजनल फैक्ट्री में. सीजनल फैक्ट्री की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. तो क्योंकि उसमें एक सीजन में फैक्ट्री में वर्क करना होता है तो लिहाजा वो 10 आवर्स जो हैं वहाँ पे वर्कर से काम लिया जा सकता है. ये एक्सेप्शन सिर्फ सीजनल फैक्ट्री के लिए है आमतौर पे. सेक्शन 37 इंटरवल्स फॉर रेस्ट के बारे में बताता है. द पीरियड्स ऑफ work of adult workers in a factory during each day shall be fixed either so that no period shall exceed 6 hours and so that no worker shall work for more than 6 hours before he has had an interval for rest of at least 1 hour. जो वर्कर, जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके कि 9 आवर्स के लिए एक दिन में काम कर सकता है एक दिन में, अब 6 घंटे मुसलसल काम करने के बाद उसके लिए जरूरी है कि 1 घंटा रेस्ट उसको दिया जाए. तो अगर उसको 1 घंटा रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो ये मिसकंडक्ट कंसिडर होगा फैक्ट्री के ऑक्यूपायर या फैक्ट्री के मैनेजर की जानिब से. सेकंड प्रोविजन ये बताई गई है क्लॉज बी में, so that no period shall exceed 5 hours and so that no worker shall work for more than 5 hours before he has had an interval for rest of at least half an hour. तो अगर वो 5 घंटे से ज्यादा काम करता है और 5 घंटे मुसलसल काम करता है तो उसके लिए जरूरी है कि 5 घंटे के बाद उसको हाफ एन आवर का जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है. और ये जो हाफ एन आवर का रेस्ट है ये उसको 2 मरतबा दिया जाएगा, 2 इंटरवल्स उसके होंगे. अगर एक इंटरवल करना है तो 1 आवर का होगा और अगर 2 इंटरवल्स करना होंगे तो फिर वो हाफ एन आवर के 2 इंटरवल्स हो सकते हैं. उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 आवर्स रखी गई है. 5 घंटे के बाद उसको हाफ एन आवर का इंटरवल जो है वर्कर को दिया जा सकता है. नेक्स्ट है सेक्शन 38 स्प्रेड ओवर. हमने ये जो भी डिस्कस किया उसके वर्किंग आवर्स के बारे में, 9 आवर्स एक दिन में वो काम कर सकता है मैक्सिमम. सीजनल फैक्ट्री में 10 आवर्स का हमने डिस्कस किया, हमने इंटरवल्स का डिस्कस किया. अब जो इंटरवल्स का हमने ड्यूरेशन डिस्कस किया कि आफ्टर 6 आवर्स 1 आवर का इंटरवल जो है वो कंपलसरी है. 9 घंटे उस बंदे ने काम करना है, 1 घंटे का इंटरवल होगा. तो 9 घंटे और 1 घंटा अगर हम ऐड कर देते हैं वो तकरीबन बन जाते हैं 10 घंटे. अब जो उसका दौरानिया होगा टोटल फैक्ट्री में आने के बाद, फैक्ट्री में जाने से पहले तक का, वो उसका वो टाइम स्पैन कितना होना चाहिए उसको डिस्कस किया सेक्शन 38 में. The period of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that along with his intervals for rest, section 37, they shall not spread over more than 10.5 hours. 9 घंटे उस बंदे ने काम करना है, 1 घंटा उसको आपने रेस्ट दिया, 10 घंटे उसके बनते हैं. लॉ ये कहता है कि फिर भी अगर आप उसको इंटरवल ज्यादा भी दे देते हैं, इंटरवल ज्यादा देने पे कोई पाबंदी नहीं, ये बात ज़हन में रखें. ये मिनिमम
लिमिट जो है ये बताई गई है, मैक्सिमम पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो टाइम है, वर्किंग आवर्स है, उसके मुताबिक अगर 9 घंटे काम लेना है तो 9 घंटे से ज़्यादा नहीं काम लिया जा सकता, कम लिया जा सकता है। 7 घंटे भी काम कर ले, अगर कोई फैक्ट्री रिक्वायर करती है 7 आवर्स के लिए, तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि उसको 9 घंटे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ये कहता है कि किसी भी सूरत में वो बंदा उस प्रेमिसेस में 10.5 आवर्स आम तौर पे वहां पे नहीं रह सकता, उसका टाइम इससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। विद फैक्ट्री इज अ सीजनल वन। अब जैसे कि सीजन फैक्ट्री में आपको पता है कि 1 आवर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 10.5 आवर है आम फैक्ट्री में, और सीजन फैक्ट्री में जो है 11.5 आवर है एक दिन में। तो एक बंदा जब फैक्ट्री में काम शुरू करता है, उससे लेके ऑनवर्ड जब वो छुट्टी करता है, उस वक्त तक जो है वो 10.5 घंटे से ज्यादा का दौरान नहीं होना चाहिए, अगर वो आम फैक्ट्री है। और अगर वो सीजनल फैक्ट्री है तो उसमें 11.5 घंटे से ज्यादा का ड्यूरेशन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और छोटी सी कंडीशन एक्सेप्शन बताई गई, वो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे सकती है अगर ऐसे हालात हों जहाँ पे ये बात कंपलसरी हो जाए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ जो है ये जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। सेक्शन 39, नोटिस ऑफ पीरियड्स फॉर वर्क फॉर एडल्ट एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ। एडल्ट से जो काम लिया जाएगा उसको हर चीज क्लियर बताई जाएगी, और a notice of periods for work for adults showing clearly the periods which adult workers may be required to work, ये जो है ये डिस्प्ले किया जाएगा, ये बताया जाएगा। हर फैक्ट्री में ये ज़रूरी है कि वो ऐसे रूल्स फ्रेम करें कि जिसमें वर्कर के जो वर्किंग आवर्स हैं वो बताया जाए, उसको काम बताया जाए, टाइम बताया जाए, किस टाइम से किस टाइम तक क्या काम जो है उसने परफॉर्म करना है। और इसको नोटिस की शक्ल में सेक्शन 67 के तहत, सेक्शन 67 क्लॉज 2 के तहत नोटिस की शक्ल में जो है ये बताना ज़रूरी है किसी फैक्ट्री के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 40, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ पीरियड्स फॉर वर्क टू बी सेंट टू इंस्पेक्टर। अब ये जो नोटिस हमने भी डिस्कस किया सेक्शन 39 के मुताबिक, ये नोटिस इसकी एक कॉपी जो है, नोटिस की जो कॉपी है भेजी जाएगी इंस्पेक्टर को, और शैल बी सेंट इन डुप्लीकेट टू द इंस्पेक्टर विद इन 14 डेज। जब ये लॉ बना था उस लॉ के 14 डेज के अंदर इसको भेजना जरूरी था, लेकिन चूंकि ये लॉ 1934 में फ्रेम हुआ और इसके इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 1935 से हुई है, लिहाजा ये 40 डेज वाली जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं। बल्कि जैसे फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है, वर्कर अपना काम शुरू करते हैं, उसके बाद ये नोटिस जो है ये इंस्पेक्टर को भेजना जरूरी समझा जाएगा। सेक्शन 40 की क्लॉज 2 जो है वो ये कहती है, अ चेंज इन द नोटिस शैल बी नोटिफाइड टू द इंस्पेक्टर इन डुप्लीकेट बिफोर द चेंज इज मेड। अगर वर्किंग आवर्स के हवाले से या नेचर ऑफ जॉब के हवाले से कोई चेंज आता है जो भेजा था नोटिस इंस्पेक्टर को, तो उस चेंज के हवाले से भी जो है वो नोटिस की कॉपी डुप्लीकेट इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ेगी, इसमें ये भी कंपलसरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 41, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स। हर फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है कि वो रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स को फिल करे। इसका ये एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन ये आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स का। उसमें पार्टिकुलर्स क्या होंगे, उसमें नेम होगा वर्कर का, उसकी एज होगी वर्कर की, और इसके बाद नेचर ऑफ वर्क जो है उसको असाइन किया गया है उसका जिक्र होगा, और जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, नेचर ऑफ वर्क से बिलोंग करता है, उसका जिक्र किया जाएगा। और अगर वहाँ पे शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट या नाइट शिफ्ट है, तो रिले है, तो वो भी जो अलॉट किया गया है उसको, उसका भी यहाँ पे रजिस्टर में जिक्र किया जाएगा बकायदा। इसके अलावा और कोई पार्टिकुलर्स हैं जो प्रेस्क्राइब करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ये पाबंदी नहीं है कि ये जो पार्टिकुलर्स यहाँ पे मेंशन है ए से लेके ई तक सिर्फ यही पार्टिकुलर्स होंगे, इसके अलावा भी ऐड हो सकते हैं। जैसे कि अब देखें ये ए में, क्लॉज ए में यहाँ पे लिखा है एज ऑफ ईच एडल्ट,
तो एज की जगह यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखा जा सकता है मौजूदा दौर में, जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें इसकी जगह एज की जगह डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट्स है सेक्शन 42, hours of work to correspond with notice under section 39 and register under section 41. No adult worker shall be allowed or required to work otherwise than in accordance with the notice of periods for work of adults displayed. यहाँ पे ये कहा गया कि जो नोटिस भेजा गया था सेक्शन 39 के तहत और सेक्शन 40 के तहत नोटिस की कॉपी भेजी गई थी इंस्पेक्टर को, उससे हटके जो है एडल्ट से काम नहीं लिया जाएगा। फैक्ट्री के एक ऑक्यूपायर ने, फैक्ट्री के मैनेजर ने जो प्रेस्क्राइब कर दिया वर्क, जो प्रेस्क्राइब कर दिया टाइम, उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाएगा। उसके अगेंस्ट जो है वो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री नहीं जा सकता। सेक्शन 43 जो है ये रूल्स उसके एग्जम्पशंस रिस्ट्रिक्शन से रेलेवेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये रूल्स फ्रेम कर सकती है, जिसमें डिफाइन कर सकती है किसी शख्स को जो फैक्ट्री की सुपरविजन या मैनेजमेंट का जिम्मेदार है। फैक्ट्री के मैटर्स को देखने के हवाले से वो एडल्ट वर्कर्स के हवाले से रूल्स फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें एग्जम्पशंस का जिक्र हो सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये इख्तियार रखती है कि वो ऐसे रूल्स फ्रेम करें जो सेक्शन 34 से 38 की एग्जम्पशन से मुतल्लिक हो। इसी तरह उनकी जो एग्जम्पशंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके जो नतायज बरामद होंगे, उस हवाले से भी जो एग्जम्पशंस हैं सेक्शन 39 और सेक्शन 40 के हवाले से उसमें भी जो है वो रूल्स फ्रेम कर सकती है सेक्शन 39 और सेक्शन 40 के लिए भी। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार भी है कि वो जो मैक्सिमम लिमिट है वीकली आवर्स ऑफ वर्क की, उसको उसके लिए भी रूल फ्रेम कर सकती है। उसमें कुछ लिमिट्स जो हैं वो उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें भी रूल्स फ्रेम कर सकती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्किंग या वीकली आवर्स के लिए। इसके अलावा क्लॉज 5 ये कहते हैं रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 3 years। ये बात आपको याद रखना होगी कि इस तरह के रूल जो फ्रेम किए जाते हैं ये आपको इसकी रिपीटिशन नजर आएगी हमारे अगली वीडियोस में भी, अगले लेक्चर्स में भी, कि जो रूल्स फ्रेम किए जाते हैं वो 3 साल तक के लिए हो सकते हैं। अगर ये जो ऑलरेडी लॉ में मौजूद हैं इनको फॉलो किया जाएगा, अगर किसी वजह से या किसी मजबूरी के तहत कोई चेंजेस की जरूरत पेश आती है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है चेंज, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज नॉट मोर देन 3 years है। सेक्शन 42 जो है ये बताता है पावर टू मेक ऑर्डर्स एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर्स को खुद भी एक्सरसाइज कर सकती है, जैसा कि हमने सेक्शन 43 में देखा है। लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो डिप्यूट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर्स चीफ इंस्पेक्टर को। अगर चीफ इंस्पेक्टर्स को पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं तो चीफ इंस्पेक्टर जो है जो पावर्स डेलीगेट की गई हैं, जिस हद तक की गई हैं, जिस लिमिट के तहत की गई हैं, उनको फॉलो करते हुए वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है चीफ इंस्पेक्टर। और इसमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए, exemption is required to enable the factory or factories to deal with an exceptional pressure of work under clause 2 of section 44। यहाँ पे वो जो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, कोई एग्जम्पशंस जिनका जिक्र सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 40 तक है, सेक्शन 34 से लेके 40 तक जो एग्जम्पशन जिनकी ज़रूरत है वो हो सकती हैं, लेकिन उसमें ये माइंड में रखना जरूरी है जो उसकी इम्पोर्टेंट ग्राउंड है, दैट इज एन एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क। अगर ऐसा कोई मामला है, एक्सेप्शनल प्रेशर वर्क है, तब ये एग्जम्पशंस जो हैं वो दी जा सकती हैं। सेक्शन 45 जो है ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फर्दर वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। इसमें कुछ वुमेन वर्कर्स की फैसिलिटी के लिए कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि the provisions of this chapter shall in
their application to women workers in factories be supplemented by the following further restrictions namely। मैं इसको दोबारा कहना चाहूंगा, बी सप्लीमेंटेड। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ने प्रोविजंस बता दी हैं उस पर एज इट इज मनवन अमल किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये उसमें इजाफी बात है कि ये बात जो है फीमेल के लिए भी, जो फीमेल वर्कर हैं या वुमेन वर्कर हैं उनके लिए भी यही लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ सप्लीमेंटेड जो है ये प्रोविजंस ऐड की गई हैं लॉ में। नो exemption from the provision of section 36 may be granted in respect of any woman। तो किसी भी वुमन को जो एग्जाम्पशन है सेक्शन 36 के तहत वो ग्रांट नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट है क्लॉज बी में कहा गया है नो वुमेन शैल बी अलाउड टू वर्क इन अफेक्ट एक्सेप्ट बिटवीन 6 AM एंड 7 PM। यहाँ पे एक टाइम पीरियड बता दिया गया कि इस दुरानी से पहले और इस दुरानी के बाद किसी वुमन को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता किसी फैक्ट्री में। यानी 6 बजे सुबह से पहले नहीं काम कर सकते, ना उनको बुला सकते, और ना ही शाम को 7 बजे के बाद किसी वुमन को जो है वो काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सेक्शन 45 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है जिसमें एग्जम्पशंस दे सकती है जो पर रिस्ट्रिक्शंस बयान किए गए हैं। इसके तहत इंस्ट्रक्ट वो रिस्ट्रिक्शंस जो ऊपर बताई गई हैं उसमें एग्जम्पशंस दे सकती हैं। उसके कुछ रीजंस हैं कि वो किन सूरतों में दे सकती हैं। इन फिशिंग क्योरिंग और फिश कैनिंग फैक्ट्रीज, फिश कैनिंग फैक्ट्रीज और फिश क्योरिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ये इम्कान होता है कि अगर जो फिश है और उनको अगर प्रॉपर तरीके से जल्दी डिस्पोज ऑफ ना किया गया या उनकी कैनिंग ना की गई तो उनके खराब होने के चांसेस हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस हैं। तो फैक्ट्री ओनर्स को उस डैमेज से बचाने के लिए ये कुछ एग्जम्पशंस जो हैं ये हो सकती हैं। तो उसके लिए जो है वो एग्जम्पशंस दे सकती है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ फिर वो बात आपको ज़हन में रखना होगी कि वो ये कि ये जो एग्जम्पशंस होंगी जो भी नॉट मोर देन 3 इयर्स होंगी। ये 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से जो एग्जम्पशंस हैं वो इससे ज़्यादा नहीं होंगी। उसका जो एप्लीकेशन का टाइम पीरियड है दैट इज 3 इयर्स एंड नॉट मोर देन 3 इयर्स। सेक्शन 46 स्पेशल प्रोविजंस फॉर नाइट शिफ्ट्स के मुतल्लिक है। और नाइट शिफ्ट में ये बताया गया है कि जहाँ पे एक वर्कर काम करता है नाइट शिफ्ट में, तो जैसा कि ये लेक्चर नंबर 15 जो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि डे को डिफाइन हमने किया था, उसमें हमने ये देखा था कि रात को 12 बजे के बाद से लेके ऑनवर्ड 24 आवर्स का जो टाइम स्पैन है दैट वुड बी टर्म्ड एज डे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ में डे से जो हम लेबर लॉ की बात कर रहे हैं उसमें डे से मुराद 24 आवर्स का एक ड्यूरेशन है और वो शुरू होता है रात को 12 बजे के बाद से लेके ऑनवर्ड। तो यहाँ पे भी उस बात को ये डिस्कस किया गया है फर्दर कि उसका जो डे होगा वो रात से लेके ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट होगा, रात को 12 बजे से ऑनवर्ड। एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि 9 आवर्स वर्कर के लिए ज़रूरी है किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए या 48 आवर्स, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है 9 आवर्स डे में। अगर किसी वर्कर से 7 घंटे के लिए काम लिया जाता है तो लॉ ने इसको मना नहीं किया हुआ, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और 48 आवर्स ये मैक्सिमम लिमिट है एक वीक में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई फैक्ट्री 40 आवर्स काम लेती है किसी वर्कर से एक वीक में तो उस पर कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि सीजन फैक्ट्री का ड्यूरेशन आपको पता है थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे 9 आवर्स तो होगा, लेकिन जो वीकली जो है टाइम स्पैन दैट वुड बी 50 आवर्स, तो उसमें 50 घंटे से ज़्यादा का जो है वो टाइम स्पैन नहीं होगा सीजनल फैक्ट्री के लिए। अगर कोई शख्स एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई वर्क करता है तो उसको पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। अब हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा कि एक वर्कर को पर आवर्स के हिसाब से जो है वो वेजेस मिल रहे हैं और उसको पर आवर 100 रुपी जो है वो वेज मिल रही है।
अगर वो एक दिन में 8 आवर्स उसको कहा गया कि आपने काम करना है, वो 8 आवर्स काम कर रहा है, उसको 800 मिल रहे हैं एक दिन में। अगर वो 9वें घंटे काम करेगा या 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा देगा, उसको 1 घंटे के 100 रुपीज नहीं मिलेंगे, 100 का डबल मिलेगा। यानी जो नॉर्मल अमाउंट डिस्कस की गई थी या जो नॉर्मल अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई, उसका डबल जो है उसको पे किया जाएगा। तो अगर वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद, 8 घंटे मुकम्मल करने के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसकी टोटल पे जो बनेगी वो इस तरह बनेगी। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में उसके पे 800 रुपीज होगी। 2 आवर जो उसने एक्स्ट्रा लगाया उसके उसको 400 मिलेंगे। इस तरह 1200 उस स्पेसिफिक डे में उसको जो है वो वेजेस बन जाएंगे उसके। लॉ ने ये भी कहा है कि ये जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे है, उससे मुराद तमाम रिम्यूनरेशंस हैं। ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मींस ऑल रिम्यूनरेशन। एक्सप्लेनेशन में वजाहत की गई है, लेकिन फर्दर और वाज़ह किया गया कि उसमें ये शामिल नहीं है। ये जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे है, ये उसमें शामिल नहीं है। ये अमाउंट्स जो उसको सैलरी या पे के अलावा दी जाती हैं, जैसे कि हाउस अकोमोडेशन है या सप्लाई ऑफ लाइट है, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस या कोई और एम्यूनिटी या कोई फैसिलिटी दी जा रही है, वो रिम्यूनरेशन में शामिल नहीं है। या अगर कंट्रीब्यूशन है, उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे करता है एम्प्लॉय के लिए, ताकि जैसे ही वो रिटायर होता है उसको पेंशन फंड में से पेंशन दी जाए, या प्रोविडेंट फंड की अमाउंट उसको दी जाए, या ट्रेवलिंग अलाउंस है, या कंसेशन है, या ग्रेजुटी है, या बोनस है, या शेयर है कंपनी के प्रॉफिट में से, इसमें वो अमाउंट शामिल नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम अमाउंट्स एडिशनल हैं। अगर 800 उसको एक 8 आवर्स वर्क के दिए जाते हैं, उसके अलावा उसको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसको ग्रेजुटी मिल सकती है, बोनस उसको दिया जाता है, तो उस सूरत में वो जो अमाउंट होगी वो एडिशनल बेनिफिट्स में शामिल होगी। लेकिन वो अमाउंट जो एडिशनल बेनिफिट्स में शामिल होगी, वो ऑल रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। लिहाजा जो अमाउंट फिक्स की गई थी उसकी मंथली सैलरी के लिए या उसके डेली वेजेस के लिए, सिर्फ उस अमाउंट से ही हमने कैलकुलेट करना है ओवर टाइम। हम सपोज करते हैं कि अगर एक शख्स को जो है ओवर टाइम जो है वो दिया जा रहा है, और ओवर टाइम के साथ साथ उसको एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसको अगर हम सपोज करते हैं कि कन्वीनियंस अलाउंस दिया जा रहा है डेली 200, 800 तो वो अर्न कर रहा है डेली, और 200 उसको अलाउंस दिया जा रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो जब हमने कैलकुलेट करना है ओवर टाइम, तो हमने ये 1000 की अमाउंट नहीं माइंड में रखनी, बल्कि 800 की रखनी, 8 आवर्स की 800, और इस तरह 100 जो है उसका नॉर्मल रेट बनेगा, उसका डबल 200 हो जाएगा। ये हमने सपोज किया। नेक्स्ट है सेक्शन 47A, ऑब्लिगेशन टू वर्क ओवर टाइम। कोई भी एडल्ट वर्कर ओवर टाइम से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री को ज़रूरत है कि किसी वर्कर के ओवर टाइम की, तो ओवर टाइम की सूरत में बगैर किसी जायज़ वजह के वर्कर जो है वो इनकार नहीं कर सकता, बगैर किसी जायज़ वजह के। सेक्शन 48 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है डबल एम्प्लॉयमेंट पे। कोई भी एडल्ट वर्कर जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोल्ड टेक्स्ट और अंडरलाइंड है, he has already been working in any other factory। तो ये no adult worker shall be allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory। अगर वो किसी फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो किसी दूसरी फैक्ट्री में जो है वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, इसमें सेक्शन 48 के बाद आज का जो लेक्चर के सेक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके साथ हम थोड़ी सी जजमेंट्स देख लेते हैं, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं उनके क्या उसके हवाले से व्यूज़ हैं, उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया है, उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। 2002 PLD पेज 555, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और ये केस का टाइटल था मिसेस अंजुम इरफान वर्सेस लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी।
इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के सेक्शन 14 को, जो कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से मुतल्लिक है। इसमें हम बिल्कुल शॉर्ट अगर देखें, जो हम इसमें प्रिज्यूम करना चाह रहे थे, वो ये है: डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स बाय फैक्ट्रीज इनटू द रिवर्स एंड सीज would be actionable at the instance of those who are aggrieved by the pollution caused by such discharge। अगर सेक्शन 14 के मुताबिक, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो एफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ करना ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि इसको वहाँ डिस्पोज ऑफ किया जाए जहाँ पे किसी को नुकसान ना हो। अगर वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है रिवर्स पे वेस्ट को या एफ्लुएंट्स को, या सी पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है जिससे नुकसान होता है, पोल्यूशन होता है, और वो एक्शनेबल है, जो एग्रीव्ड पर्सन है या एग्रीव्ड, इवन एग्रीव्ड कोई प्रोविंस है या एग्रीव्ड टेरिटरी है, वो उस फैक्ट्री के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है 1962 पीएलडी 60 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये केस का टाइटल जो है ये ग्लोबल लेबोरेटरीज गैलेक्सो लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड वर्सेस नंबर 1 मिस्टर मोहम्मद बख्श मेमन इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, और सेकंड है गैलेक्सो लेबोरेटरीज वर्कर्स यूनियन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये एक जो कंपनी है गैलेक्सो लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड, उसने केस फाइल किया था, और उसमें जो रिस्पोंडेंट था वो सेकंड नंबर पे वो गैलेक्सो लेबोरेटरीज के अपने वर्कर्स की यूनियन है। बेसिकली वो कंपनी खुद नहीं है, बल्कि उस कंपनी की जो वर्कर्स हैं उनकी यूनियन है, वो इस केस में रिस्पोंडेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सेक्शन 35 को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रेट किया है प्रॉपर मैनर में, जिससे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं इसकी अफादियत को। तो वर्कर एंटाइटल टू इंसिस्ट ऑन हिज यूजुअल रेस्ट डे बीइंग संडे इन नॉर्मल कोर्स। अब अगर कोई वर्कर किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसका ये लीगल राइट है, उसका ये लीगल राइट है कि वो संडे को छुट्टी करे, और उसको संडे को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका रेस्ट डे बनता है। और इस सूरत में से ऊपर हम देखें तो अगर कोई वर्कर डिसओबे करता है ऑर्डर को, तो मिसकंडक्ट के जिम्मे में कभी भी नहीं आएगा। ये बात यहाँ पे जहन में रखना होगी। और नेक्स्ट जो जजमेंट है ये 1999 पीएलसीसीएस 1427 लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से है। अब इसमें टाइटल केस का है जफर अली वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद। इसमें सेक्शन 2G और आई और सेक्शन 47(1) को डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे चूंकि सेक्शन 47 आप जानते हैं कि ओवर टाइम से रेलेवेंट है, हम डायरेक्ट इसके जो रेलेवेंट पोर्शन है उसकी तरफ आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1934 बीइंग एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज ऑफ सच कॉर्पोरेशन फेल विद इन डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स। यानी ये उस सूरत में अप्लाई होगा लॉ फैक्ट्रीज एक्ट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्कर की डेफिनेशन में फॉल कर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो वर्कर्स के डेफिनेशन में फॉल करते हैं, उनकी नेचर ऑफ जॉब उस नोयत की है। इस वजह से पिटिशनर वाज एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ओवरटाइम वर्क बाय हिम एट द रेट ऑफ ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 47(1) फैक्ट्रीज एक्ट 1934। अब यहाँ पे ये चीज मैंडेटरी है कि जो ओवर टाइम क्लेम करता है वो वर्कर की डेफिनेशन में लाजमी तौर पर फॉल करता हो। अगर कोई शख्स वर्कर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तो ओवर टाइम क्लेम नहीं कर सकता। और ओवर टाइम का रेट क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसी को जो है वो उसी लॉ को उसी तरीके से इंटरप्रेट किया है कि वो ट्वाइस होगा रेट। नेक्स्ट है लास्ट जजमेंट आज के लेक्चर की 1993 पीएलसी सीएस 1030 लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध।
मेहरान शुगर मिल्स मजदूर यूनियन टंडो अलायार वर्सेस मेहरान शुगर मिल्स टंडो अलायार। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इसको दोबारा बता दिया जाए आपको। ये मेहरान शुगर मिल्स मजदूर यूनियन ने केस फाइल किया था, यानी मिल ने नहीं केस फाइल किया था, बल्कि मिल के जो मजदूरी यूनियन है उन्होंने केस फाइल किया था अपनी मिल के खिलाफ, जिसका नाम है मेहरान शुगर मिल्स टंडो अलाया। उसमें इंटरप्रेट किया गया था फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के सेक्शंस 34, 35 एंड 36 को। और इसमें ये कहा गया है, इफ वर्क गोज बियॉन्ड दैट पीरियड, वर्कर वुड बी entitled टू ओवरटाइम ड्यूज प्रोवाइडेड ही वाज एग्रीएबल टू वर्क। उसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी इदारे में 8 आवर्स काम करने के लिए प्रेस्क्राइब कर देगा कि 8 आवर्स वर्कर काम करेगा, और 50 आवर्स से ज़्यादा एक वीक में काम नहीं कर सकता, अगर इस ड्यूरेशन से ज़्यादा काम करेगा तो वो इंटाइटल्ड होगा कि उसको ओवर टाइम दिया जाए। और वो भी इस सूरत में प्रोवाइडेड ही वाज एग्रीएबल टू वर्क, कि वो अगर काम करना चाहता है, उस सूरत में जो है वो उस पेमेंट उसको दी जाएगी ओवर टाइम की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है ये अब इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा लेबर लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।